तो कल लास्ट क्लास में हमने किया था स्टार डेल्टा कनेक्शन, है ना। आज हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ये सर्किट देख रहे हैं। ये आरसी सर्किट्स कहलाते हैं। इसमें दो तरह के सर्किट होते हैं। कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो उस टाइम चार्ज की वैल्यू फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करनी है, और फिर कैपेसिटर को हमने फुली चार्ज कर दिया और सर्किट में अटैच कर दिया जिससे कि वो डिस्चार्ज होता है। तो उस टाइम हम देखेंगे उसका चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम कैसे रिड्यूस होता है। तो ये दो तरह के सर्किट हम स्टडी करने वाले हैं। तो पहले मैं चार्जिंग सर्किट ले रहा हूँ। तो इसमें ये हमारा ये कैपेसिटर होगा। एक रेजिस्टेंस है और इसमें हमने ईएमएफ या पोटेंशियल ये लगा दिया। तो ये करंट आई फ्लो होगा, ये कैपेसिटर, ये रेजिस्टेंस, ये इसको चार्ज करेगा। जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो ये सर्किट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तब करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। लेकिन जब तक चार्जिंग हो रही है उस टाइम तक चार्ज इंक्रीज होता जाएगा और फिर इसमें मैक्सिमम चार्ज। सर वीडियो नहीं आ रही। हेलो। सर वीडियो नहीं आ रही। अरे वो सर की दूसरी आईडी पे पिन कर। बेटा सबको इशू आ रहा है, किसी एक बच्चे को इशू है? सर एक को ही है। बेटा एक बार चेक करो कनेक्शन। नहीं, मैंने भी पूछा था। क्रिस्ट आ रहा है तुम्हें? वीडियो आ रही है। हाँ, वीडियो आ रहा है। अभी मैंने चेक किया था, पूछा था स्टूडेंट्स को। सबका इशू क्लियर नहीं है। है, सबका इशू नहीं है ये। ओके सर। रिजॉल्व हुआ? आ गई सर, आ गई। हाँ, कुछ और प्रॉब्लम। यहाँ पे ये हमने सर्किट ईएमएफ अटैच किया एक सेल, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के साथ। तो ये धीरे धीरे इससे चार्जिंग शुरू होगी इसकी। तो हमें चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम इसके लिए फाइंड करना है। तो इसमें मैं किरचॉफ लॉ से इक्वेशन लिखूंगा। अगर इसमें क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो ये ईएमएफ प्लस माइनस क्यू बाई सी, करंट ये नीचे फ्लो करेगा, माइनस आई आर इक्वल टू जीरो। और इस किरचॉफ लगाया सर। हाँ, और आई को हम रख देंगे यहाँ डी क्यू बाई डी टी। तो आई हमारा वेरिएबल करंट है, डी क्यू बाई डी टी। और जब इससे हम वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी। तो हम देख सकते हैं उसको। यहाँ से आई आर को मैं लिख सकता हूँ ई एम एफ माइनस क्यू बाई सी, और आई को मैं लिख सकता हूँ डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, और इधर मैं लिख सकता हूँ सी ई माइनस क्यू अपॉन सी। और अब मैं इसमें वेरिएबल सेपरेट कर रहा हूँ, वेरिएबल सेपरेट कर रहा हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी क्यू अपॉन आर, नीचे चला गया, डी टी इधर चला गया। तो मैंने इसमें डी क्यू और डी टी दोनों को सेपरेट कर लिया और दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्यू फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा।
तो टाइम है मेरा 0 से t, और 0 टाइम पे 0 चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, और t टाइम पर ये चार्ज q है। अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे मिलेगा, log c अपॉन c माइनस भाई q। थोड़ा सुन लेंगे, कौन है ये जेंटलमैन? इसके लिमिट 0 टू q, और ये 1/RC एज इट इज dt का इंटीग्रेशन t 0 टू t। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो पहले अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो मैं इसमें से माइनस ये बाहर ले ले रहा हूँ, ln ऑफ दिस माइनस ln, और q0 रख दिया तो ये आ गया ce, और इसको मैं लिख सकता हूँ t माइनस 0। ये मेरा बन जाएगा ln e, ये मेरा ईएमएफ है माइनस क्यू, लॉग ए माइनस लॉग बी, ए अपॉन बी हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है? किसी को कोई डिफिकल्टी? सर यहाँ माइनस log ln क्यों लिया हमने? ये q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, q का जो मल्टीपल होगा उससे डिवाइड होगा, माइनस है यहाँ पे इसलिए -1 से डिवाइड होके माइनस साइन आएगा। ओके सर, ओके। ये ln, एक मिनट, ये माइनस में इधर ले जा रहा हूँ, ये हो गया -t/RC। और अब मैं लॉग हटा दूं तो ये इसका बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो दिस इज इक्वल टू e टाइम्स ई आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, c, ये ईएमएफ e अपॉन क्यू, ये e टू पावर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस, और यहाँ तक देख लें पहले, फिर मैं आगे यार इसको सॉल्व करूंगा। यहाँ तक पहले नोट कर लें एक बार, कोई डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हैं। हमने किरचॉफ लगाया और इंटीग्रेट किया है, तो ये खाली सर एक और बार समझा दीजिए वापस से। ये इक्वेशन है, इसमें हमने क्यू चार्ज फ्लो करेगा यहाँ से, और इसलिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस q/c होगा, और इसके अक्रॉस आई आर है। तो हमने यहाँ से लेफ्ट से ऐसे गए क्लॉकवाइज, तो यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस एप्सिलॉन या ई, ईएमएफ है माइनस इसके क्रॉस ड्रॉप माइनस इसके क्रॉस ड्रॉप इक्वल टू 0। और जो करंट आई है वो चार्ज वेरिएबल है, यहाँ पे चार्जिंग हो रही है, इसकी चार्जिंग होती है, इसलिए आई dq/dt होता है। तो आई को हम dq/dt रख के वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देंगे। नोट करें जल्दी से यहाँ तक, फिर आगे चलता हूँ। सर हमने करंट डीक्यू के टर्म्स में लिया तो चार्ज को क्यों नहीं लिया उसकी टर्म्स में? क्योंकि हम चार्ज के लिए इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, चार्ज वेरिएबल है बेसिकली, इसकी चार्जिंग ही तो देखनी है हमें, कितना चार्ज होगा टी टाइम पर। ओके सर। यहाँ तक नोट हो गया सबका?
Yes, yeah. सर कर रहे हैं सर हम। ओके, ये जनरल मेथड है इसलिए इंटीग्रेशन किया है, बाकी इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें फॉर्मूले याद रखने हैं, लेकिन जनरल मेथड दिया है इसलिए कि अगर कोई भी नॉर्मल दूसरा कोई सर्किट हो तो उसमें हम इस मेथड से चार्ज फाइंड कर लेंगे, इंटीग्रेशन मेथड से। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर एक बच्चे का नाम मेरे को पता करना था, ये जय श्री राम करके जिसकी आईडी है, वो अपना एक बार नाम बता दे अपना बच्चा। बेटा सर जय जय श्री राम। शर्मा। जय शर्मा। यस सर। ठीक है बेटा, मैं अपडेट कर देता हूँ। हेलो सर एक ये सर स्क्रीन शो नहीं हो रही सर, इसमें मतलब आपके आ नहीं रही कुछ भी स्क्रीन। दूसरी अमित अमित गोयल नाम से 2 होंगी, दूसरी वाली पे पिन कर लो। ओके। सर, आप कंटिन्यू करिए। हाँ नोट हो गया सब स्टूडेंट्स। यस सर, यस सर। सर वहाँ Q/C का साइन नेगेटिव क्यों लिया है? वहां वहाँ कैसे पता मतलब चलेगा कि पोटेंशियल वहां ड्रॉप है, यानी किरचॉफ जहाँ लगा है E-Q/C। ये यहाँ से चार्ज फ्लो होगा तो ये सोर्स तो खाली ये है, बाकी जगह तो ड्रॉप होगा ना। ओके सर। तो अब इसको फर्दर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और ये जो आरसी है इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो इसको मैं टॉ सी या टी सी से चेंज करने वाला हूँ, टाइम कांस्टेंट। ये टी सी मतलब टाइम कांस्टेंट नाम है, टाइम कांस्टेंट ये आरसी को हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। और इससे मेरा क्यू आ गया। ये जनरल एक इक्वेशन आ गई है, क्यू की वैल्यू फंक्शन ऑफ टाइम इस रूल से निकाल लेंगे। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर ग्राफ देखें हम, इधर हम टाइम लेते हैं और इधर चार्ज क्यू लेते हैं। तो हमें ऐसा ग्राफ मिलेगा। ये मैक्सिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे जो C इंटू वी होगा, ये EMF C इंटू दिस, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। और यहाँ पे ये एक टाइम कांस्टेंट TC2 TC ऐसा रख दे, तो एक टाइम कांस्टेंट के अंदर जितनी चार्जिंग होती है वो 63% ऑफ मैक्सिमम होती है। ये मैक्सिमम है C इंटू वी, तो 0.63 टाइम्स चार्जिंग होगी एक टाइम कांस्टेंट में। और जनरली 3-4 टाइम कांस्टेंट के अंदर
प्रैक्टिकली 99.99% चार्जिंग हो जाएगी। और टाइम कांस्टेंट हमारा वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, मिली सेकेंड में होता है जनरली, मिली सेकेंड्स। सर तो फर्स्ट टाइम कांस्टेंट में सबसे ज्यादा वैल्यू अटेन कर लेगा चार्ज, तो फर्स्ट एक टाइम कांस्टेंट में ही वो इतना चार्जिंग आ जाएगी। तो थ्री मतलब फोर बाकी टाइम टाइम से कांस्टेंट में, सर मतलब डिक्रीज हो रहा है ना रेट आगे जा जाके। हाँ रेट डिक्रीज हो रहा है, तो शुरू में ही तेजी से चला जाएगा। तो चार्जिंग, जब भी चार्जिंग के लिए इक्वेशन आएगी तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। एक टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज हुआ, इसको हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं। ये टॉस ही टाइम कांस्टेंट इसीलिए कहलाता है क्योंकि आरसी की यूनिट टाइम की यूनिट आती है, तो इसको हम सर्किट का टाइम कांस्टेंट कहते हैं। और उतने टाइम में हमें पता है कि 63% चार्जिंग हो जाती है एक टाइम कांस्टेंट में, और 3 to 4 टाइम कांस्टेंट में 99% से ज्यादा चार्जिंग हो जाएगी। तो अगर मैं निकालूं एक टाइम कांस्टेंट में तो ऐसे निकालेंगे हम, ऊपर भी टाइम कांस्टेंट, ये भी टाइम कांस्टेंट, 1 - e⁻⁻1 यानी 1/e, और 1 - 1/e को जब सॉल्व करेंगे तो 0.63 ऐसा जाएगा। e की वैल्यू 2.718, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू पुट अप करके फाइंड कर लोगे। तो जो भी चार्ज वाले क्वेश्चन होंगे वो ऐसे फाइंड करने हैं। और अगर किसी टाइम पे करंट फाइंड करना है सर्किट में, तो ये इक्वेशन पहले ये यूज करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे dq/dt, तो हमें t टाइम पर करंट मिल जाएगा इससे। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हैं। सर टीसी हमें बेसिकली बताता क्या है? पीसी वो टाइम बताता है जितने टाइम में 63% चार्जिंग हो जाएगी, वो टाइम बता रहा है वो। ओके सर। दो सर्किट गिवन है, दोनों के अलग अलग टाइम कांस्टेंट है, तो जिसका टाइम कांस्टेंट कम होगा उसकी चार्जिंग फास्ट होगी, इसका मीनिंग ये है। ओके सर। एक बार सर नोट कर। जिसका टाइम कांस्टेंट कम होगा उसकी चार्जिंग फास्ट होगी। हाँ, यहाँ तक क्लियर है, आगे चलो। नोट हो गया। यस सर। अब देखें डिस्चार्जिंग सर्किट। तो डिस्चार्जिंग सर्किट में हम एक चार्ज कैपेसिटर लेंगे, मान लें ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ से यहाँ से ये चार्ज इसमें कम होता जाएगा, डिस्चार्ज होता जाएगा धीरे धीरे, और वो चार्ज वेरिएबल चार्ज होगा, उसकी वजह से इस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट फ्लो करेगा। इसे हम डिस्चार्जिंग सर्किट कहते हैं। सर ये सर हाँ जी।
सर अगर मैं यहाँ पे बैटरी भी लगा दूँ तो क्या कैपेसिटर बैटरी को भी चार्ज करेगा? तुम भाई पहले बेसिक क्यों नहीं करते? तुम पहले ही क्वेश्चन क्यों बना रहे हो, ये बताओ पहले मुझे। सर एक डाउट था सर ऐसे ही। डाउट तुम्हारे बहुत आते हैं भाई, तुम पहले क्वेश्चन कर लो। सर मोर स्टडी सर, मोर डाउट सर। हाँ, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। हाँ पहले सर। पहले लिसनिंग इज गुड फॉर नॉलेज। पहले लिसनिंग पहले करते हैं, पहले पूरा कंप्लीट हो जाए फिर बात करूंगा, ठीक Sir, है? listening is an art. हाँ, लिसनिंग इज एन आर्ट। यहाँ पे देखते हैं इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो Q/C होगा। हाँ, कोई भी बैटरी लगा दें तो इसीलिए तो अभी किरचॉफ लिखा था, सिंपल किरचॉफ लॉ लगा देंगे कोई भी सर्किट सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले ही बता चुका हूं मैं, कोई भी जनरल सर्किट है उसमें किरचॉफ लॉ लगा देंगे, उससे सॉल्व हो जाएगा। नहीं सर, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं सर। हाँ, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर कर हाँ रहा हूँ। सर, मेरा ये डाउट था सर, मतलब कि ईएमएफ अगर इसमें थोड़ा सा भी हुआ तब भी इसे किसमें चार्ज करेगा? किसमें हुआ? बैटरी में। बैटरी को नहीं चार्ज करेगा, बैटरी का तो ईएमएफ जो भी होगा कांस्टेंट रहेगा। हाँ वो तो क्यू चार्ज वेरिएबल चार्ज फ्लो करेगा उसमें। अगर हमने चार्ज कैपेसिटर लगा दिया तो हाँ टी हाँ। टाइम पे क्या चार्ज होगा, उसके लिए हमें टी टाइम पे इक्वेशन लिखने के लिए किरचॉफ लॉ लगा के इंटीग्रेट कर देंगे तो अपने आप टी टाइम पे चार्ज आएगा, ठीक है? अच्छा। हाँ, जब इंटीग्रेशन लेंगे तो जो हमारे कैपेसिटर होगा इनिशियली चार्ज है मान लो वो, तो वो इनिशियल होगा। अभी हमने लिमिट ली थी 0 से Q, तो वो हो जाएगी Q1 से लेके Q1 वो इनिशियल चार्ज होगा। तो इसके अक्रॉस हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं। तो ये Q/C ये सोर्स की तरह वर्क करेगा। और क्योंकि ये Q चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए Q क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो I इक्वल टू माइनस dQ/dt ऐसा पुटअप कर देंगे इसमें। तो जो हमें इक्वेशन मिलेगी अब मैं उसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, मेथड सेम है जैसा भी हमने किया था। इनिशियल चार्ज अगर Q था, इसका इनिशियल चार्ज Q एट टाइम t इक्वल टू 0, तो लिमिट हम Q से स्मॉल q तक रखेंगे, ये इक्वेशन आ जाएगी। तो Q बराबर, ये किसी भी t टाइम पर है, Q इंटू ई टू पावर माइनस टी अपॉन टाइम कांस्टेंट, और ये टाइम कांस्टेंट होगा हमारा R इंटू सी। और इसका ग्राफ देखें जरा। तो इनिशियली चार्ज Q है और फिर वो डिस्चार्ज होगा तो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। और एक टाइम कांस्टेंट में 63% इसका रिड्यूस हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग हुआ वो 37% बचा। तो 63% जो चार्ज हो रहा था एक टाइम कांस्टेंट में, उतना ही 63% कम हो जाएगा इसमें से, तो बचेगा 0.37 Q एक टाइम कांस्टेंट में। और ऐसे लगभग 4 टाइम कांस्टेंट में ही ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, प्रैक्टिकली जीरो हो जाएगा। पहले यहाँ तक नोट करें फिर आगे चलेंगे।
सर स्मॉल क्यू फाइनल चार्ज है या जो स्मॉल चार्ज स्मॉल ट्रांसफर क्यू होगा? स्मॉल क्यू किसी भी टी टाइम पे चार्ज है, इक्वेशन है ना ये। ओके सर। चार्ज एट टाइम टी, ये वेरिएबल है भाई, क्यू इज वेरिएबल फंक्शन ऑफ टाइम, इसीलिए तो यहाँ पे ये क्यू हमने प्लॉट किया, क्यू एंड टी के बीच में ये ग्राफ है। इधर ये मैक्सिमम कैपिटल क्यू और फिर ये रिड्यूस होता जाएगा। सर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सर्किट देखने के लिए हमें बैटरी देखना पड़ेगा कि है कि नहीं? उसमें लिखा होगा, ऐसे देखने से नहीं भाई, उसमें लिखा होगा कि मेरा कैपेसिटर चार्ज है, अब उसे हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि हम डिस्चार्ज कर रहे हैं या चार्ज कर रहे हैं। ओके सर। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जब सेल नहीं है तो हमें पता है कि हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। और जब चार्जिंग सर्किट होगा तो भी वो बताएगा, पूछ क्वेश्चन ही ऐसा पूछेगा कि कितने टाइम में इसका चार्ज इतना हो जाएगा, है ना। यस सर। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमें पता लग जाएगा चार्जिंग हो रही है या डिस्चार्जिंग हो रही ओके सर। सर सिर्फ चार्ज या करंट पूछेगा या फिर और कुछ भी पूछ सकता है वो? है। कौन बोला ये? सर ध्रुव। ब्रो, बहुत कुछ पूछ सकता है भाई, एग्जामिनर का मूड है, कुछ भी पूछ सकता है। ओके सर। हाँ, अभी देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ सकता है वो, पोटेंशियल भी पूछ सकता है, करंट भी पूछ सकता है, ये सब निकल सकते हैं इससे, ठीक है। सर एक बार और इलेक्ट्रिक फील्ड बता देना कैसे निकलेगा। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बता दूंगा। ओके सर। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, कैपेसिटर के बीच में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। यस सर। यस सर। तो सिग्मा को हम ले लेंगे, ये चार्ज क्यू अपॉन ए, ओके सर। समझ गए। तो इसको ए एप्सिलॉन से डिवाइड कर देंगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्वेशन बन जाएगी। अभी वैसे क्वेश्चन लूंगा मैं। ओके सर, गॉट इट गॉट इट। हाँ, अभी क्वेश्चन लेते हैं, इसमें काफी क्वेश्चन पॉसिबल है। सर इसमें डिस्चार्जिंग रेट और टीसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे? किसके? सर जैसे आपने लास्ट वाले में लिखवाया था ना कि टीसी जितना कम होगा चार्जिंग स्पीड, चार्जिंग उतनी ज्यादा फास्ट होगी। डिस्चार्जिंग में भी ऐसी है, टाइम कांस्टेंट कम है तो डिस्चार्जिंग भी फास्ट होगी ना। 37% हो जा रहा है टाइम, देखो, वन टाइम कांस्टेंट, अगर टाइम कांस्टेंट कम हुआ तो कम टाइम में 37% हो गया, यस सर। तो डिस्चार्जिंग भी फास्ट हो गई, है ना। ओके सर। टाइम ये बता रहा है कि सर्किट में ये चार्जिंग या डिस्चार्जिंग स्लो होगी या फास्ट, ये बता रहा है। ज्यादा टाइम मतलब स्लो, कम टाइम मतलब फास्ट, ठीक है। ओके सर। हाँ, भाई स्टेप बाय स्टेप चले तो सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। यहाँ तक नोट हो गया? किसी को डाउट है यहाँ तक? नो डाउट सर। हाँ, बेसिकली याद रखना है, डिस्चार्जिंग में ये क्यू की वैल्यू ऐसा फॉर्मूला है, और चार्जिंग वाले में वन माइनस आ जाता है, सी इंटू एप्सिलॉन, ये भी मैक्सिमम क्यू है, क्यू इंटू वन माइनस करके ई का फंक्शन, इसमें डायरेक्ट ई का फंक्शन है। अब मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ।
सर्किट में एक कैपेसिटर गिवन है, मान लें वो 100 माइक्रोफैरेड का है। इसकी चार्जिंग हो रही है, क्वेश्चन में गिवन है बाई बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट। ऐसी बैटरी से जिसका ईएमएफ 12 वोल्ट है उससे चार्जिंग हो रही है। और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 2 ओम। तो एक तो हमें टाइम कांस्टेंट निकालना है, और दूसरा हमें फाइंड करना है कि 99% ऑफ मैक्सिमम चार्जिंग के लिए कितना टाइम लगेगा। मैक्सिमम चार्जिंग और मैक्सिमम चार्जिंग टाइम कांस्टेंट तो 200 माइक्रो सेकंड आ भाई गया। अभी आंसर बता रहे नहीं है, और वो करने तो तुम रुक जाओ थोड़ा सा। मयंक क्वेश्चन करने तो औरों को। तो हमें इसमें टाइम कांस्टेंट, इनका आंसर आ रहा है कुछ, अभी चेक करेंगे आप लोग। देखो टाइम कांस्टेंट इक्वल टू आर इन टू सी। सर 0.2 मिली सेकेंड। 0.2 मिली सेकेंड, हाँ ठीक। वही माइक्रो सेकेंड में 200 माइक्रो सेकेंड या 0.2 मिली सेकेंड। तो आर और सी की डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, हमें ये आंसर मिल गया। और ये जो Q है हमारा, ये C इंटू यही मैक्सिमम चार्ज होता है, तो Q इंटू 1 माइनस ई टू पावर, इस Q को 99% रख देंगे, 0.99 Q। टाइम कांस्टेंट हमारे पास ये है 0.2 मिली सेकेंड। ये Q से ये Q कैंसिल हो गया, दोनों तरफ मैं लॉग ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा। और ये है माइनस लॉग ln 100, तो ये ln 100 हो गया। तो इसलिए टाइम कांस्टेंट इंटू ln 100, ये मेरा आंसर हो गया। सर 0.92 मिली सेकेंड। ln 100 की वैल्यू क्या रही है? सर एलएन को मैंने सर log 2.303 इंटू 2। हाँ सर यही लिया है। ये ln को हम ले सकते हैं 2.303 log बेस 10 100, है ना? तो ये वो 2 आ जाएगा। log बेस 10 100।
तो ये 2i आएगा, ये मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिल गया 0.92 मिली सेकेंड। सबका आंसर ये आ गया? यस सर। यस सर। किसी को डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हैं, नहीं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ मैं। सर। हाँ जी। सर यहाँ पे आपने माइनस को नेग्लेक्ट करा क्या क्या सर? माइनस को नेगलेक्ट नहीं कर सकते? कहाँ नेगलेक्ट किया बताओ? सर ln ऑफ 1/100 इक्वल्स टू माइनस t/tc। उसके हाँ बाद तो ये जब 100 ऊपर ही है माइनस ln 100 होगा ना? ठीक है सर, ठीक है सर। जब पावर -1 होकर रेसिप्रोकल हो गई होगी। उससे भी ठीक है। करेंगे तो सेम ही आएगा। समझ में आ गया? यस सर। यस हाँ, सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के बने इलेक्ट्रिक फील्ड between a capacitor of capacitance 2 microfarad becomes or drops to 1/3 of initial value in 4.4 microsecond। ऐसा गिवन है when the plates are connected, plates of capacitor मतलब by a thin wire find resistance of the wire। तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को मैं ले सकता हूँ क्यू अपॉन ए। और इस सर्किट में डिस्चार्जिंग हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है तो डिस्चार्जिंग हो रही है, तो इसलिए इक्वेशन क्या लगेगी इसमें? Q इक्वल टू क्यू नॉट, ये इनिशियल है e टू पावर माइनस टी अपॉन टॉ सी, और टॉ सी है मेरा आर सी। तो दोनों तरफ अगर इससे डिवाइड कर दें ए एप्सिलॉन नॉट से,
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी टाइम है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये मुझे दिया हुआ है 1/3। इसमें वैल्यू रख के आप लोग सॉल्व करने वाले हैं। इससे रेजिस्टेंस आर कैलकुलेट करना है। तो 3 को मैं ऊपर ले गया, 3 की पावर -1 है तो मैंने उसको रेसिप्रोकल कर दिया इधर, तो इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। पावर यहाँ भी प्लस हो गई। ये पावर -1 थी, उसको मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। LN3 1.1 है। हमें याद रखना है, नहीं तो जनरली गिवन होगा ये। सर फिर 2 ओम आ जाएगा। हाँ, आंसर निकालेंगे। और सी हमें दिया है 2 माइक्रोफेरेड, 2 × 10⁻⁶ इंटू टाइम कितना था, 4.4 4 × 10⁻⁶। ×-6। हाँ, और ये है 1.1। तो 2 × 10⁶ आ गया। 2 इंटू पावर में 2 ओम ओनली। नहीं वो 6 हट गया, सॉरी। हाँ ठीक हाँ, है। तो रेजिस्टेंस मेरा आ गया 2 ओम। ठीक है। तो ऐसा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा, अगर इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका मतलब चार्जिंग सर्किट है, तो चार्जिंग वाला ले लेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रहा है तो डिस्चार्जिंग वाला सर्किट है। और इसी तरह अगर हमें वोल्टेज गिवन है तो Q/C से डिवाइड कर देंगे तो ये वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं वोल्टेज वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है। A capacitor is charged to 50 volt charged to 50 volt is discharged। तो क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा, is discharged by connecting two plates at time t equal to 0 if the potential difference drops to 1 volt at time 10 milliseconds, then what will be potential difference at 20 millisecond? इसकी जगह मैं 30 कर देता हूँ। चलो तुम 20 में निकालो पहले।
at 20 milliseconds. What will be? एक मिनट, मैंने छोड़ दिया. Potential difference at time t equal to 20 मिलीसेकेंड. तो इसमें डिस्चार्जिंग हो रही है तो Q इक्वल टू Q नॉट अपॉन टाइम कांस्टेंट, और Q बाई C कर दे, दोनों को C से डिवाइड कर दें. तो ये V में कन्वर्ट हो गया, ये T टाइम पर है और ये इनिशियल पोटेंशियल है. तो ये इक्वेशन यूज कर लेंगे अब आप इसको सॉल्व करने वाले हो. आप ट्राई करो फिर हेल्प लेना. सर log 50 को क्या लिखेंगे? log 50 में ही रखो, वो तो आगे कैंसिल हो जाएगा. आप e की पावर में निकालो, e की पावर के टर्म्स में कैंसिल हो जाएगा वो. यहाँ पे एक बार 10 मिलीसेकंड आएगा और एक बार 20 मिलीसेकंड आएगा, उनके रेशियो से आंसर आ जाएगा. ओके सर. अभी मैं मिलीसेकंड को मिलीसेकंड ही रख रहा हूँ. सर ई स्क्वायर आ रहा है. ई स्क्वायर नहीं आ रहा है भाई, हम गलत कर रहे हैं, इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन मैंने खुद ही पहले ही ले लिया. मैंने कहा मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ. सर इक्वेशन बन रही है ln 50 इज इक्वल टू ln 50 बाय b बाय 2. एक मिनट रुक जाओ जरा. देखो ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? 20 को -10 बाई टाउ से इंटू 2, और फिर ये अगर मैं x मान लूं, इसकी जो पावर होगी वो आपस में मल्टीप्लाई आती है, तो इसकी पावर लिख सकता हूं मैं, और इसकी वैल्यू यहाँ पर है. सर 0.02. यस. अगर ये 30 मिलीसेकंड होता है यहाँ पे 30, तो पावर 3 कर देते, इसका क्यूब ले लेते, ऐसे चेंज कर लेंगे. 0.004 आता. हाँ. देखें हम सबका ही आंसर आ गया. यस सर. यस सर. यस सर. तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर लेंगे. ठीक है, HC के सॉल्व एग्जाम्पल देख लेंगे. कुछ तो मैंने ले लिए हैं, कुछ एग्जाम्पल आप लोग ले लेना HC वर्मा में से. तो जैसे सर चार. अगर लॉग हाँ बताओ. सर अगर लॉग की टर्म्स में करते तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता क्या?
हमें ये चेंज, हमें इसकी वैल्यू नहीं मालूम ना, तो हमने इसकी डायरेक्ट वैल्यू, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, लॉग लेते तो भी ऐसी होता। तब हमें क्या करना पड़ता, सर अल्टीमेटली तो हमें टीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें ही कन्वर्ट करनी थी ना। हाँ, तो हमने इसकी वैल्यू सीधे रख दी यहाँ पे, तब हम टीसी की वैल्यू निकाल के रखते तो और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता वो। अब ये डायरेक्ट आ रहा है। ओके सर। तो इससे इसी तरह से अगर एनर्जी निकालनी होगी, मैं खाली हिंट दे रहा हूँ अभी। अगर हीट एनर्जी निकालनी है किसी में, तो हम ये यूज करेंगे I²R dt। टी। और आई जो है, dt लेंगे क्योंकि आई वेरिएबल होगा। ठीक है, जो भी टाइम होगा हमारा T1 से T2। सर ये इंटीग्रेट होकर Q²/2C के फॉर्म में ही आ जाएगा सर। और आई हम लेंगे dQ/dt। Q²/2C के फॉर्म में तो ठीक है, वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी तो आएगा भाई, गलत हो जाएगा। तो आई हम निकालेंगे पहले dQ/dt से। हाँ वो e⁻⁻² T1/RC1 ऐसे ही कुछ आएगा। मयंक थोड़ी देर क्वेश्चन सॉल्व करने दो मुझे। आई हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे dQ/dt। चार्जिंग वाला है तो चार्जिंग वाला फंक्शन लेंगे, डिस्चार्जिंग है तो डिस्चार्जिंग वाला। समझे आप लोग? तो यस सर। इससे आई फंक्शन आ जाएगा, कुछ ऐसा ही आएगा, I = I0 e⁻t/τC, ऐसा ही आएगा। और फिर अगर हीट एनर्जी रेजिस्टेंस के क्रॉस डिसिपेटेड है इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक, तो इसमें आई की वैल्यू ये रख देंगे I²R dt, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अभी मुझे क्योंकि एक मेथड और लेना है, तो मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। एचसी के सॉल्व एग्जाम्पल में देख लेंगे, एचसी में अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके। ओके सर। और अब मैं एक नया मेथड और लेने वाला हूँ, नोडल एनालिसिस। नोडल मेथड कहलाता है, वो भी बहुत एडवांस है। पर उससे पहले मुझे एक चीज बताओ, ये जो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है, ये आप लोग कर लेंगे सब? यस क्या सर। सर? कलर कोडिंग वाला ना? कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन। यस सर, हो जाएगा। सर क्या है सर, हाँ, समझा ये एक दीजिए एक बार बार सर। एक बार बता दो सर। यस सर। इसमें कलर कोडिंग होती है, बीबी रॉय इन सब से, ये ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस है। सर जो रजिस्टर के ऊपर कलर कोडिंग होती है वो जैसे रेजिस्टेंस निकालते हैं। हाँ, जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। सर कैसे निकालेंगे? ठीक है भाई, मैं ही कराऊंगा। पहले मैं इंपॉर्टेंट मेथड कराने वाला हूँ, वो करा दूँ, उसके बाद कलर कोडिंग तो क्या है कि बहुत ही सिंपल है, उसको बाद में देखेंगे। पर उसमें टाइम बहुत लग जाएगा, है सिंपल। इसलिए पहले मैं एडवांस मेथड में आ रहा हूँ, ठीक है। और कल भी शायद आपकी क्लास होगी, तो कल की क्लास में एक तो कलर कोडिंग लूंगा मैं, और उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट स्टार्ट कर दूंगा, अगला टॉपिक, ठीक है। ये हमारा नोडल मेथड कहलाता है। इससे देखें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे।
मान लो हमें ये करंट, इसमें ये रेजिस्टेंस और ये दो सेल ऐसे गिवन है, तो ये दूसरा एक मेथड देखेंगे। तो ये ज्यादातर यूजफुल होता है जब हमें काफी सारे सर्किट्स में सब पैरेलल 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 सर्किट गिवन है। तो ये जो एक पॉइंट है उसको हम रेफरेंस नोड ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 नोड लेने वाला हूँ। ये नोड 1, ये वाला पॉइंट, और इसका पोटेंशियल मैं VA लूंगा, और ये वाला पॉइंट, ये जो दूसरा नोड है जहाँ पे जॉइंट आ रहा है उसको नोड कहते हैं। इसका पोटेंशियल मैं VB एज्यूम कर रहा हूँ, और ये मेरा नोड 3 है। इसको मैंने रेफरेंस यानी ग्राउंडेड मान लिया है। ये ग्राउंडेड है, ऐसा खुद एज्यूम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है, इसका भी नेगेटिव इससे कनेक्टेड है, तो इसका पोटेंशियल मैंने मिनिमम ले लिया। ये एक मेथड है। और इस जॉइंट का मैंने पोटेंशियल VA ले लिया, इसका पोटेंशियल मैंने VB ले लिया। अब मैं इसमें करंट की डायरेक्शन एज्यूम करूंगा। मान लें ये I1 करंट है, इसमें ये मेरा I2 करंट है। ये मैंने ऐसे ले लिया, जो भी मन आए वो ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, कुछ भी ले लो, अपने आप से ही आ जाएगा वो। ये मैंने I5 करंट ले लिया, ऐसे मैंने सब जगह करंट ले लिए। और अब मैं कैसे इक्वेशन लिखूंगा? मैं यहाँ जॉइंट फर्स्ट नोड के लिए इक्वेशन लिखने वाला हूँ इसके लिए। तो देखो मेरा I1 करंट आ रहा है और वो I2 और I4 में डिवाइड हो रहा है। I1 इक्वल टू I2 प्लस I4। तो ये बहुत, इससे बहुत फास्ट रिजल्ट आते हैं। और नोड 1, तो इसमें ये किरचॉफ्स करंट लॉ लग रहा है बेसिकली। I1 इक्वल टू, और I1 करंट अगर मैं देखूं, ये मेरा रेफरेंस है, तो यहां से चले तो ये इस पॉइंट का पोटेंशियल E1 हो गया, और इसमें ये I1 R1 ड्रॉप हो गया। इसलिए मैं डायरेक्ट ये पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस ऐसा लिख दूंगा, तो बहुत फास्ट मेरा क्वेश्चन होगा। यानी E1 माइनस VA अपॉन R1, ये पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल। तो क्योंकि ये हाई मैंने पोटेंशियल लिया और है भी हाई, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसलिए करंट इधर जा रहा है, तो ये सही है। जहां भी करंट फ्लो करेगा ये वाला पोटेंशियल ज्यादा होगा, अगर इधर फ्लो कर रहा है ये वाला कम होगा, तो ये माइनस ये करेंगे। इक्वल टू, अब मैं I4 के लिए करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो VA का पोटेंशियल इससे ज्यादा होना चाहिए, जो कि है भी, हमने रेफरेंस लिया है। तो मैं इसे लिखूंगा VA माइनस 0, ये रेफरेंस है, इसको अर्थिंग के इसका 0 पोटेंशियल लेंगे, अपॉन R4 प्लस, और इसके लिए दिस माइनस दिस, VA माइनस VB अपॉन R2। तो ये मेरी एक इक्वेशन आ गई। ऐसे मैं एक और इक्वेशन लिखूंगा, एक ये नोड है मेरे पास, एक ये वाला नोड है, तो इससे मेरे 2 इक्वेशन आएंगे, उसको V और V भी सॉल्व कर लेंगे, तो मेरे सारे करंट की वैल्यू आ गई। और अगर मैं किरचॉफ लगाता तो मुझे 3 इक्वेशंस लिखनी पड़ती, मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता। अब ये नोड 2 के लिए लिख रहा हूँ। तो पहले नोड 1 के लिए समझ में आया आपको? I1 करंट मैंने यहाँ पे
इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट लिया और करंट निकालने के लिए 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस कर दिया है। ऐसे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इन 2 पॉइंट का अपॉन रेजिस्टेंस कर दिया है। जिधर भी करंट फ्लो कर रहा है तो पहले जिधर से फ्लो कर रहा है वो पोटेंशियल हाई होना चाहिए, ये वाला पोटेंशियल लो लेंगे और बाद में इक्वेशन सॉल्व करके आंसर अपने आप ठीक आ जाएगा। सर कोई से भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस ले सकते हैं हाँ बात। हाँ हाँ हाँ, ये इसलिए तो ये मेथड लिख रहा हूँ। अभी पहले देखते हैं नोट 2। अब मान लो इस नोट 2 के लिए इक्वेशन लिखनी है मुझे। सर तो मतलब हम किसी को भी जीरो मान सकते हैं, मतलब अगर अर्थिंग कहीं सर्किट में दी नहीं है तो किसी को भी रेफरेंस मान के हाँ, कर सकते हैं, रेफरेंस हम तो हम अपना कभी बना भी ले सकते हैं। सकते हैं, लेकिन जनरली हमें ऐसा रेफरेंस लेना चाहिए जहाँ पे ये नेगेटिव कनेक्टेड है, जहाँ पे सारे कॉमन पॉइंट हो। ऐसे कॉमन पॉइंट को हमें रेफरेंस लेना चाहिए। कहीं भी रेफरेंस ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब जैसे इस वाले नोड 2 के लिए तो पहले करंट की इक्वेशन कैसे आएगी? नोड 2 पे I2 करंट इधर जा रहा है, I3 इधर जा रहा है, I2 I2 प्लस plus I I3 is equals to इक्वल टू I5। I5। हाँ गुड। तो सिर्फ इतना देखना है हमें, इतना देखते ही हमारा आंसर मतलब इक्वेशन बन जाएगी। I5 इक्वल टू, अब I5 की वैल्यू रखनी है मुझे। I5 तो ये करंट इधर फ्लो कर रहा है मैंने, तो ये सही है, ये माइनस ये लेना चाहिए इसलिए। तो VB -0 अपॉन R5 इक्वल टू, अब I2 करंट लेना है, I2 इधर फ्लो कर रहा है तो ये माइनस ये लूंगा मैं। और I3 के लिए, अब ये I3 इधर फ्लो लिया है मैंने तो ये माइनस ये लूंगा। तो ऐसे हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। इनको सॉल्व करने से मुझे V और VB की वैल्यू मिल जाएगी। और जब VA VB मिल गए तो कहीं भी करंट निकाल लेंगे। अच्छा, अगर मुझे पोलरिटी में फिर भी डाउट होता है, कभी अगर डाउट होता है कि ये अगर रिवर्स कर दें तो क्या होगा, तो क्या करेंगे? यहाँ से इक्वेशन में जहाँ पे हमने कॉमन नोट लिया यहाँ से किरचॉफ लगा दो, खाली इतने ब्रांच के लिए चेक करने के लिए। तो अगर मैं इसके लिए लगाऊं, यहाँ पे अलग से दिखा रहा हूँ, मान लो E2 वाले के लिए लगाता हूँ मैं, यहाँ से चला ये 0 है, यहाँ से लेके मैं VB तक जाऊंगा तो मैं ऐसा लिखूंगा E2 ऊपर गया, E2 माइनस से प्लस तो प्लस साइन लिया मैंने, इसमें गया I/R ड्रॉप हुआ माइनस I3 R3 और मैं पहुंच गया यहाँ VB के बराबर, इक्वल टू VB रख दूंगा। तो यहाँ से मुझे देखो ये मिल गया E2 माइनस VB। तो अगर मुझे पोलरिटी में कभी डाउट होता है तो मुझे ऐसे करना है, जिसमें नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो सीधे इक्वेशन लिख देना है। अगर इसको रिवर्स कर दें तो इसका साइन भी रिवर्स हो जाता है। लेकिन अगर कहीं भी हमें कंफ्यूजन है तो हम ऐसा करके चेक कर लेंगे। एक इक्वेशन लिखो, वहां तक पहुंचो और उससे करंट की वैल्यू निकाल दो और फिर जंक्शन लॉ लगा दो। आया समझ में? सर आपने N3 और N2 के बीच में ओपन सर्किट के अंदर लगाई है किरचॉफ। हाँ, मैंने यहाँ से शुरू किया और खाली यहाँ तक गया। अभी मैंने इतना ही किरचॉफ लगाया। हम ओके सर। पूरा क्लोज करना जरूरी नहीं है, हम यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए लगा सकते हैं, तब ऐसे लगाते हैं। तब हमने जीरो नहीं किया, इक्वल टू VB। समझ ये गए? सब वही पूछ रहा था। हाँ, तो जब हम खाली एक ब्रांच में लगाएं और मैश कंप्लीट ना करें तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ से चले और वहां पे सम करके जीरो नहीं करना है, बल्कि इक्वल करके उस पॉइंट के बराबर रख देना है जहां पहुंच गए। तो सर इस पे R5 का कोई रोल नहीं होगा? नहीं, R5 का कोई रोल नहीं है। ये तो वो सब रोल इसके अंदर आ जाएगा जब हम इसमें लिखेंगे ना, R5 का रोल इसके अंदर आ गया। ओके सर। अभी एक एग्जाम्पल लेंगे, उससे क्लियर होगा। अभी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप लोगों को ओके दे रहा सर। हूँ बेसिकली। आप लोग ट्राई करोगे फिर हेल्प मिलेगी।
सर एक मैं तब तक डाउट पूछ लूं सर, अपना एक क्वेश्चन है। कौन बोले ये? मयंक सर। मयंक बोलो, क्या डाउट है? सर मतलब एक क्वेश्चन है सर, आप फिगर मतलब ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे राइट में ही। तुम ऐसे ही बोलो। सर अजीब तो नहीं मतलब निकाल के लाए हो? नहीं 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 सर, हाँ, नॉर्मल सही है। सर नॉर्मल टाइम नहीं। कांस्टेंट निकालने वाला है सर ये। सर जैसे एक बैटरी है हम्म। ईएमएफ ई की, उसको मैंने मतलब एक रजिस्टर है उसे सीरीज में कनेक्ट किया। एक मिनट, पहले नोट कर रहे हो सबको। आप लोगों ने नोट कर लिया ये? यस सर। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले रुक जाओ एक मिनट। सर ऊपर वाले में हमें निकालना क्या होगा? हमें करंट निकालने होंगे। ये वी ए वी बी सॉल्व करके पहले वी ए वी बी निकालना है, और उसके बाद ओके जिस भी ब्रांच में करंट निकालना उस ब्रांच में करंट निकाल लेना। ओके सर। इसके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इससे क्लियर होगा ये। ये मान लो 30 वोल्ट है, ये 30 ओम है, ये 10 ओम है, ये 60 वोल्ट है। तो ये जो 15 वाला है इसके अंदर करंट फाइंड करना है। तो एक तो हम ये जो अभी नोडल मेथड लिया है इससे निकालेंगे, ठीक है? हिंट दूं मैं या आप लोग पहले खुद ट्राई करोगे? सर खुद करेंगे। हाँ, तो एक तो पहले सब पहले नोडल ट्राई कर मेथड, लेते हैं। एक नोडल मेथड लगाओगे और एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दोनों से निकाल के आंसर चेक करोगे। इसके अंदर करंट निकालना है। फाइंड करंट इन 15 ओम, I15। ठीक है, आप लोग ट्राई करो, फिर हेल्प मिलेगी। और तुम बोलो भाई, क्या है तुम्हारा वो, मयंक? सर जैसे सर एक सेल ले लिया ईएमएफ ई का। हाँ, यहाँ बता दूं? हाँ सर। हाँ बोलो। उसे 6 ओम के रजिस्टर से कनेक्ट किया सीरीज में। हाँ, सर फिर आगे जाके सर 3 ओम का रजिस्टर मैंने सीरीज में किया, और इसके पैरेलल में मैंने एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर लगा दिया। इसके पैरेलल में? यस सर। और एक और रजिस्टर लगाओगे? नहीं सर, वो कैपेसिटर और रजिस्टर सीरीज में। तो ये सीरीज में तो है, यहाँ पे एक और रजिस्टर। हाँ यहाँ पे। और फिर कनेक्ट कर दिया सबको। सर तो हाँ, अब वो सी दे रखा है, वो आर दे रखा है, कैपेसिटर सी और रेजिस्टेंस आर। टाइम कांस्टेंट निकालना है सर आप कैपेसिटर का। हाँ, तो एक तरीका तो ये, इसमें पहले सीधे आई ले लो एक में, और उसको यहाँ I1 I2 ऐसे डिवाइड करोगे। यस और सर। जो I1 इसमें आएगा, हाँ। इसमें चार्ज Q लोगे, ठीक है, Q/C। और फिर किरचॉफ लगाओ। एक मेथड तो वो है, और दूसरा मेथड है, सर आई अज्यूम करेंगे फिर किरचॉफ लगाएंगे। हाँ, आई यहाँ पे लेकर I1 इसमें गया, I-I1 इसमें गया, फिर आई यहाँ वापस आया। अच्छा अच्छा, फिर फिर वो किरचॉफ लगाएंगे। एक तो वो इंटीग्रेशन मेथड है, उससे हाँ टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। लेकिन दूसरा शॉर्टकट मेथड है, इसको ओपन कर दो, सी को, इसको क्लोज कर दो। अब ये 2 पॉइंट जो है उन्हें ए भी मान लो।
तो इन ए बी के लिए इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो निकाल लो, समझ गए, इसको ए और बी मानकर। तो ए और बी मान लूं अगर मैं इसको, दो पॉइंट को, तो इनके अक्रॉस इसको मैं क्लोज कर दूं, तो जरा मुझे रेजिस्टेंस बताओ कितना आया। एक मिनट सर, 6 पैरेलल में हो जाएगा, 3 भी पैरेलल में हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और 2 और R पैरेलल में हो जाएंगे, नहीं, 2R पैरेलल, अपॉन 2 प्लस R। 2 और आर पैरेलल में नहीं हुए, 2 और आर तो फिर सीरीज में हो गए। अच्छा, वो एक सर्किट अपने आप मानना है उसे, मतलब C को हाँ, एज अ E मानना। सी को ओपन करके ये दो पॉइंट ले लिए, बस इनके बीच में रेजिस्टेंस निकाला कितना आएगा। C को ओपन किया मतलब सर C को हटा दिया हाँ, सर्किट से। सी हटाकर इसको यहाँ ओपन करके ए बी दो पॉइंट ले लिए, यानी अच्छा सी के रेस्पेक्ट में टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल लिया मैंने। अच्छा वो जो रेजिस्टेंस आएगा आर इंटू सी, वही टाइम कांस्टेंट होगा, आर इंटू सी को फिर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, वो शॉर्टकट मेथड है। सर, एक बार इसका आंसर बता दीजिए कैसे, मतलब प्रोसीजर के साथ सर। 6 और 3 अगर मैंने कर दिया तो 6 और 3 पैरेलल में हो गए 2, तो ये 6 और 3 को मैं यहाँ पे 6 और 3 के पैरेलल में 6 आ गया, ये सर्किट ऐसा हो गया। सर तो मतलब आपने बैटरी को हटा दिया अभी। हाँ, ये 6 और अच्छा 3 इसको शॉर्ट सर्किट कर देते, तो ये हो गया 2, ये 2 प्लस आर, और ये है सी, तो टाइम कांस्टेंट सीधे आर प्लस 2 इंटू सी, आर की वैल्यू जो भी हो वो पुटअप करके रख देंगे। अगर 1 ओम दिया है तो 3 सी आ जाएगी। अच्छा सर, ये ठीक है सर, ये यही मेरे को शॉर्टकट मेथड, पूछना था। हाँ ये शॉर्टकट मेथड है, नहीं तो वैसे उससे इक्वेशन लिख के तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कभी भी डाउट हो इससे आंसर नहीं आ रहा है तो फिर पूरी इक्वेशन लिख के इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, ठीक है सर। अब इसको दोनों मेथड से करके बता दो मुझे जल्दी से। सर इसमें एक ही इक्वेशन बन रही है बी और बी में। एक मिनट देखो, इसको तो मैं, एक को तो मैं अर्थिंग मान लूंगा, और एक ही नोड बचा, एक ही नोड है मेरे पास, अब तो और भी आसान हो गया, समझे। लिखूं मैं यस सर, इक्वेशन। आगे सर आगे। हाँ, दोनों मेथड से निकाल के बता, पर मैं चाहता हूँ इसमें आप सब इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी लगाएं और ये नोडल भी लगाएं, फिर मैं अभी सॉल्व करूंगा इसको यहाँ पे, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ पहले आप ट्राई कर लो। तो इसमें एक बात बताओ मुझे आप लोग, अब बी रॉय के अलावा और तो सब मेथड क्लियर हो गए, और कुछ नहीं बचा है अब इसमें, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सर V की वैल्यू 37 है। नहीं, कैलकुलेशन चेक करो। 39.5। नहीं, अब तो और प्रॉब्लम हो गई भाई। सर 35 आ रही है सर।
हाँ 35 ठीक है। सर आई की वैल्यू 7/3। यस सर, ये आ रही है। सर 35 आया है अभी। हाँ V इज करेक्ट। अब V से करंट निकालेंगे। सर 35 7/3 सॉरी। हाँ तो करंट आ जाएगा 7/3। सही है। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से भी देखो, उससे भी सेम यही आना चाहिए। दोनों मेथड की सर प्रैक्टिस हो किरचॉफ जाएगी। लॉ से भी वही आ रहा है। सर किरचॉफ लॉ से भी वही आ रहा है 7/3। किरचॉफ लॉ नहीं लगाना है, अभी प्रैक्टिस करनी थी हमें। वो तो सबसे ही वो आएगा, किसी हाँ भी सर, लॉ से इससे भी करें हो गया। सबसे ही वो आएगा। ये तो हम मेथड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। इसलिए हम इस मेथड को सीख रहे हैं अभी, जिससे एग्जाम में हम जो फास्टेस्ट लगेगा उसको यूज करेंगे, जो हमें सर आई मेथड की लगेगा। वैल्यू 2.3 है। वो फ्रैक्शन में निकालो तो एग्जैक्ट आएगी 7/3। टू पॉइंट हाँ थ्री थ्री आएगी। हाँ ठीक हाँ है सर, वो। 7/3 आ गया। हाँ 7/3 इज राइट। सर और क्यों निकालना था? यही निकालना था। एक तो इससे निकालना है करंट, नोडल मेथड से, जो अभी सीखा है हमने। और एक दूसरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से निकालना है। अब मैं इसके लिए एक बार खुद करके देख रहा हूँ। ये मैंने जीरो नोड ले लिया और इसका पोटेंशियल मैंने वी ले लिया, तो कैसे होता है इसका। अब मैं मान लो करंट ऐसा ले लूँ, यहाँ से करंट जा रहा है। सर कभी हमें पता नहीं हो कि कहाँ से करंट किधर जा रहा है, तो हम कहीं I1 कहीं प्लस भी I2 प्लस I3 इज इक्वल टू कहीं 0 मान सकते हैं। कहीं कहीं भी लो। हाँ वो भी कर सकते हो, पर कंफ्यूज नहीं होना है तो हमेशा ऐसा लो। कोई तो डायरेक्शन ऐसी लो, I1 गया या I2 इधर गया, I3 इधर गया, I1। वो वरना माइनस में आ जाएगा, मतलब आंसर अगर हाँ गलत वो होगा अपने आप मतलब। ठीक हो जाएगा। तो I1 इज I2 प्लस I3। I1 निकालना है मुझे। I1 करंट होगा 60 - V/10। ये बराबर है I2 के। I2 मेरा करंट इधर जा रहा है, तो मतलब ये हायर पोटेंशियल होना चाहिए। दिस माइनस दिस करूंगा मैं। V माइनस 30/30। हाँ प्लस इधर से V-0। V/15। बस इसको सॉल्व करते ही V35 आ गया। और जैसे ही 35 आएगा, मुझे करंट इसमें निकालना है 15 में, तो I3 निकाल दो यहाँ से। V/15 आंसर आ जाएगा। सर अगर हम दोनों सेल से करंट लेके चलते तब भी आंसर यही आता। कहाँ से लेते अगर। सर जैसे इसमें जो आपने I1 लिया है वो सिर्फ आपने 60 वॉट वाली बैटरी से लिया है। हाँ अगर हम 30 वॉट वाली से भी I4 समथिंग लेके करते तब भी हाँ, आंसर यहाँ यही से आता। I1 लेके इधर I2 इधर I3 लिख लो तो सब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खाली इतना ध्यान रखना है, अगर करंट इधर जा रहा है तो ये हायर से लोअर पोटेंशियल माइनस करना है ना। यस सर। बस इतना ध्यान रखना है। करंट नीचे लिया है तो हमने, तो V में से 60 माइनस करेंगे। ओके सर। हाँ और ये जनरली देखो, ये दोनों की नेगेटिव नेगेटिव सेल कनेक्टेड है, तो मुझे मालूम है ये लोएस्ट पोटेंशियल है, इसलिए मैंने इसको जीरो पोटेंशियल ले लिया। तो ये कितने फास्ट आ गया। और अब सुपरपोजिशन से भी करना है चेक करने के लिए, तो हमारे सुपरपोजिशन से करने से हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 7/3 एम्पियर। सर आगे सुपरपोजिशन से भी। हाँ
सब लोग आंसर सब ट्राई कर लेंगे भाई, जितनी प्रैक्टिस करोगे अब आपके ऊपर है। मैंने आपको इतने मेथड हमने सीखे हैं इसमें, अब आपके ऊपर है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा कमांड बढ़ेगी, ठीक है। सर वैसे जनरली सबसे ज्यादा तेज नोडल मेथड से ही आता है ना सर आंसर? सब जगह नहीं लगेगा ना नोडल मेथड, जहां लग रहा होगा वहां नोडल लगा देंगे, सब जगह अलग अलग लगेगा। हम्म। अब इस तरह के क्वेश्चन हो तो इसमें नोडल मेथड से फास्ट आ गया है ना। वही तो हमें प्रैक्टिस से पता लग जाएगा कि किस में हमें लग रहा है कि हमें ये फटाफट आ जाएगा। इसको एक सेल बना के भी कर सकते हैं, एक सेल एक रेजिस्टेंस, पर उसमें थोड़ी कैलकुलेशन और होगी, इसमें कैलकुलेशन एकदम नहीं हुई। सर वो 30 और 30 वाले को मतलब पैरेलल मान लेंगे, 60 और 10 वाले को पैरेलल मान लेंगे, हाँ, फिर ई इक्विवेलेंट आ जाएगा। एक एक ई और एक आर इक्विवेलेंट लगा के कर सकते हैं, फिर किरचॉफ से कर सकते हैं। तो सारे ही मेथड हैं जितने पॉसिबल है, मतलब बहुत सारे मेथड हैं, है ना। भाई अगला क्वेश्चन दे दूं मैं, सबका आंसर आ गया ये? यस सर। यस सर। एक अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करके बताओगे मुझे। तो अगले में एक तो मैं थोड़े मुझे रिमाइंड कर देना, एक तो बीबी रॉय देखना है और मैग्नेटिक इफेक्ट नया टॉपिक शुरू करूंगा। और वो जो बीबी रॉय है वो तो देख लेना एक बार, आसान है, जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगा, इसलिए एक बार देख के आना आप लोग। सर इस चैप्टर का जब टेस्ट होगा तो उसमें कलर कोडिंग के क्वेश्चंस भी होंगे? सब होंगे, क्वेश्चन के मामले में नहीं डाउट नहीं करना है, सब सब आएंगे। ओके जो सर। भी सिलेबस में सब आएगा, अब बुक खोल के सब पढ़ लेंगे। कोई चीज लगती है तुम्हें रहेगा ये तो मुझे बताएंगे। ओके सर। एक चीज और लिख देता हूँ मैं, नहीं तो कुछ लोग उसका फॉर्मूला देख के फिर मुझे बोलेंगे वो तो आपने नहीं कराया। मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दें तो उससे मोबिलिटी कहते हैं। एक फॉर्मूला ये भी गिवन है क्वेश्चन में। सर ये इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला है? नहीं, ये तो जनरल लिखा है मैंने, मुझे याद आया कि ये वाला फॉर्मूला शायद अभी डिस्कस हुआ या नहीं। ओके सर। सर मोबिलिटी रेफर किसे करता है? मोबिलिटी यानी चार्ज कितने, उनकी मोबिलिटी कितनी ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के कितनी ज्यादा उनको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिली, वो मोबिलिटी हुई ना। ओके सर। और यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन ज्यादा वेलोसिटी है किस चार्ज की, तो वो ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो वो मोबिलिटी बता रहा है। ओके सर। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है या ईएमएफ है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इससे टेन मोबिलिटी ओवर। का मतलब क्या होता है सर? मोबिलिटी मतलब मोबाइल मूव कर सकें। वो जो मोबाइल आप यूज करते हैं, चलते चलते बात करें, टाइम वेस्ट करें, वही मोबाइल है। समझ गए मोबिलिटी? यस सर। हाँ, यस कौन सर। कितना मूव कर सकता है, कौन घर पे रहता है और कौन बाहर बाहर घूमता रहता है, वो ज्यादा मोबाइल है जो बाहर घूम रहा है। समझ गए? ये 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फाइंड करना है आपको, ट्राई करते हैं ये। सर अगर बीच में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं आएगा तो क्या करेंगे? कहाँ नहीं आएगा? सर अगर जैसे हम ये जो 6 वॉट वाली बैटरी है
हाँ, उससे अगर हम ऊपर की तरफ जाए नोड पे तो ये रेजिस्टेंस आया तो भाई ये हम भूल रहे हैं, ये 2 ओम रेजिस्टेंस तो है। और वैसे अच्छा इसे इंटरनल रेजिस्टेंस। हाँ, पर वैसे तो मैंने इससे सुपरपोजिशन से करने के लिए कहा है आपको, और आपकी चॉइस है, खैर किसी से भी करो। ओके सर। पर गलत मत करना, जिससे डाउट हो उसे छोड़ देना। करंट इलेक्ट्रिसिटी के मेरे हिसाब से सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। कोई अगर मेजर टॉपिक बचा है तो आप बता सकते हैं मुझे, है कोई टॉपिक? और बल्कि इसमें तो हमने काफी नए मेथड किए हैं, तो उन सब की प्रैक्टिस कर लेंगे तभी आपके काम आएंगे एग्जाम में। आप लोग ट्राई कर रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मैंने कहा एक बार प्रैक्टिस करके वो जल्दी। बहुत अजीब सा आंसर है। हाँ, अजीब सा भी हो सकता है। कितना आ रहा सर है? फ्रैक्शन में आ द रहा है। 325/1008। नहीं नहीं, ये कितना हुआ ये? पता नहीं सर। ये तो ज्यादा अजीब है, इतना भी घबराने वाला आंसर नहीं था, सर इतने बड़े। 13/28। हाँ, सीम्स टू बी करेक्ट। 0.46 एम्पियर आ रहा है, 0.46 है ये। नो सर। तो फिर चेक करो, 0.46 आंसर है। सर 0.4642। हाँ, तो फिर सही तो है, अभी तो मना कर रहे थे हम। सर कैलकुलेट नहीं किया था ना, अभी कैलकुलेटर में हाँ किया है। हाँ, आप खुश हो गए, अभी मना कर रहे थे। बिल्कुल सही है। गुड। 13/28 आ रहा है, अच्छा। तो स्टूडेंट्स, सबका आंसर आ गए? और आपको एक असाइनमेंट भी मिला है, मिला क्या आपको एक नया असाइनमेंट? हेलो स्टूडेंट्स, यस सर। असाइनमेंट मिला आपको? नहीं देखा, अभी देखा नहीं है ना? सर असाइनमेंट 13/14 आ रहा है। नहीं, 13/14 वो चेक करना आंसर। तो आज की क्लास में यही वाइंड अप कर रहा हूँ, बाकी मैं सर अगली क्लास। 24 क्वेश्चंस की डीपीपी। हाँ, 24 क्वेश्चंस, राइट। तो वो आप लोग क्वेश्चन भी ट्राई कर लेना। ओके सर। और अगली क्लास में नई यूनिट स्टार्ट करूंगा, और अब ये बहुत स्मॉल पार्ट वो बीबी रॉय बचा है, उसे बीच में खत्म कर दूंगा, ठीक है? सर जो ओके मैंने सर। आपसे क्लास की स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था बस उसका रीजन बता दीजिएगा, वर्ड्स में मैं लिख लेता हूँ कि वो डिवाइड वैसे क्यों किया था। रीजन उसका ये है कि जो वर्टिकल वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग पोटेंशियल सेम होता है, ऐसा लिखो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो वर्टिकल डायरेक्शन में कट करना है, समझ गए?
ओके सर। तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जो वर्टिकल डायरेक्शन है ना, उसके अलोंग कोई करंट फ्लो नहीं करेगा जॉइंट में। लेफ्ट टू राइट नहीं करना है, बल्कि ऊपर और नीचे में करंट फ्लो नहीं करेगा वर्टिकल डायरेक्शन में। ओके सर। तो हमेशा ऐसे करेंगे तो सही होगा। ठीक है, ओके सर। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।